नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इंदौर के लिए एक नए उड़ान सेवा की सोमवार से शुरुआत हो गई। इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH मिला। राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्टर्स समिति को लेकर सरकार की जीरो पर तैयारी चल रही है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम को लेकर आक्रामकता बयान दिया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से जनसमुदाय पदयात्रा पर है। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इंदौर के लिए नई उड़ान सेवा की सोमवार से शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट को रवाना किया। कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल और मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल रहे ये कार्यक्रम में। और बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से एलायंस एयर की एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। इससे पहले 5 जून से शुरू हुई बिलासपुर भोपाल हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था। इसको लेकर लोगों ने विरोध जताया था। हालांकि सोमवार से शुरू हो रही बिलासपुर इंदौर बिलासपुर हाईवे सेवा को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसको लेकर टिकटों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बिलासपुर से इंदौर के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट की सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सुविधा मिलेगी। फ्लाइट सुबह 11 बजे उड़ान भरेगी। इसी तरह इंदौर से दोपहर 1 बजे और 3 बजे बिलासपुर के लिए पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि घोषणा के बाद ही फ्लाइट की 4000 सीटें बुक हो चुकी है। बिलासपुर एयरपोर्ट का राज्य सरकार की ओर से 41 करोड़ की लागत से विकास कराया गया है। इसके चलते ये 3CPFR श्रेणी में शामिल हुआ और इसे DGCA के लाइसेंस मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर एयरपोर्ट से 1 मार्च 2021 से पहली नियमित घरेलू उड़ान की शुरुआत हुई। इसका संचालन दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बिलासपुर की जनता को बधाई तो देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा भय भी मन में व्याप्त होता है। 4 माह पूर्व भी हम लोगों ने जून में भोपाल की सेवा के लिए बधाई दी थी जनता को। मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे लाभ हानि देख करके नहीं किया जाता है। क्योंकि आज की तारीख में जो हवाई सेवा है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दी गई है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनी लाभ हानि देख करके और अपनी सेवा को नियमित रखती है और बंद कर देती है। भोपाल की सेवा के बदले में हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने जब यहाँ पर धरना दिया, आंदोलन किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज 3 तारीख को बिलासपुर से इंदौर की सेवा प्रारंभ हो रही है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे में इंदौर से भोपाल जाया जा सकेगा। मुख्य बात यही है कि इस हवाई मार्ग का विस्तार हो और सभी महानगरों से, जैसे दिल्ली, बम्बई, इंदौर, दिल्ली, बम्बई, आपका कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, इन मार्गों में भी हमें हवाई सेवा का अवसर दिया जाए, क्योंकि संभाग का बड़ा मुख्यालय, जैसा कि आदरणीय सिंधिया जी ने भी कहा कि बिलासपुर में बिजली के जितने संयंत्र हैं, तो जिस संयंत्रों की धूल हम झेल रहे हैं, उनका प्रदूषण हम झेल रहे हैं, तो उसके बदले में यदि केंद्र में, मैं सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलावा अनेक राज्यों को बिलासपुर से जो बिजली पैदा होती है वो जा रही है, कोरबा से बिजली पैदा हो रही है वो जा रही है। तो हम अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं कि केंद्र और राज्य की बात न करते हुए इस विषय में पहल करके और बिलासपुर के नागरिकों को सुविधा दी जाए। ये ऐसे समय में ये सुविधा और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है जब रेलों का परिवहन बंद कर दिया गया है। लगभग यात्री ट्रेनें बंद की जा रही हैं। ऐसे समय में यदि किसी को मेडिकल की आवश्यकता है, यदि किसी को शादी ब्याह के लिए आवश्यकता है, तो वो किसी भी मार्ग को नहीं चुन पा रहा है। ये बहुत त्रासदी है बिलासपुर के लिए, और बिलासपुर की जायज़ मांग के लिए हवाई सेवा जन संघर्ष समिति का हमेशा हम सहयोग करेंगे।
और उनके साथ हैं, यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगी। सभी को दशहरे की नवरात्रि की बहुत बधाई आपके माध्यम से देती हूँ। एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से इंदौर से आज जोड़ने का जो प्रारंभ हुए हैं, मैं उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन ज्योतिराज सिंधिया जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके प्रयास से सारा संभव हुआ। मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मैंने जिस बात को रखा कि बिलासपुर की मूल समस्या वही है कि आपका रनवे का विस्तार नहीं हो रहा है। आपका एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है। और मैंने पिछले बार भी कहा था, ज्योतिराज सिंधिया से जी मैं महिला तब भी ये बात कहा था कि बिलासपुर हमारी जुड़नी चाहिए हवाई सेवा से। वो देने के लिए तैयार है। आज भी उस बात का उल्लेख किए हैं। तो जब रनवे का विस्तार करेंगे तो वही में आप पे लैंडिंग होगी, टेकअप होगी, और आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पिछले बार विधानसभा के अशासकीय संकल्प में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, वो पैसा अभी तक नहीं आया। केवल यहाँ ताली बजाते रहते हैं और ताली बजा करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे लगता है 23 तक ऐसे करते रहेंगे। तो पैसा कम से कम जो घोषित किए हैं वो तो आ जाए। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में बिलासपुर नहीं है। यदि बिलासपुर उनकी प्राथमिकता में होती तो इस बात का चिंतन करते हुए रक्षा मंत्री जी से मिलते, राजनाथ सिंह जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री से मिलते, नागरिक उड्डयन, और इसका रास्ता निकालते। मंच से केवल बोलने से इसका विकास नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि बिलासपुर उनकी प्राथमिकता में नहीं है और यहाँ के लोगों को हवाई सेवा से यदि कोई कमी है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को LCH मिल गया। खास बात यह है कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। LCH को यहाँ प्रचंड नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस पहुंचे। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर शामिल हो गए। यहाँ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। राजनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि LCH को नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई। LCH के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। सारी शक्ति का बड़ा सूचक है। LCH देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। LCH को लेकर विजय रथ तैयार है। सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरेगा। दुश्मनों की आसानी से चकमा दे सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह LCH को विजय रथ बताते हुए कहा कि सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरा रहा है और दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। आने वाले समय में सुपर पावर वाले देश में भारत का नाम सबसे पहला होगा। वे बोले, इसके नाम के साथ लाइट जुड़ा है लेकिन काम भारी है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH फौज में शामिल हो रहे हैं। 3 LCH बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच चुके हैं। बाकी 7 हेलीकॉप्टर भी अगले कुछ दिनों में यहां पहुंच जाएंगे। इस क्राइट के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा
इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्टर्स समिति को लेकर सरकार की जोरों पर तैयारियां चल रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर अशोक गहलोत ने समिति को लेकर जानकारी साझा की। वहीं इस दौरान गहलोत ने आलाकमान से सियासी घटनाक्रम के बाद माफीनामे पर इशारे में अहम बात कही। गहलोत ने कहा कि राजनीति का एक असूल होता है, यहाँ जो होता है वे दिखाई नहीं देता है और जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। इसके अलावा गहलोत ने इन्वेस्टर्स समिति को लेकर कहा कि पहले भी कई राज्यों के निवेश समिति देखे हैं, जैसे वाइब्रेंट गुजरात, जहां कई लाख करोड़ के करार किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ फीसदी ही उतरते हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि समिट से पहले ही घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए। वहीं इस दौरान गहलोत ने राजस्थान रत्न अवार्ड की घोषणा भी की, जो 6 लोगों को दिया जाएगा। सरकार ने जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस लोढ़ा, NM मित्तल, हिंदुस्तान जिंक के अनिल अग्रवाल, जोधपुर के सायर सिनकाफ निजाम और केसी मालो को ये अवार्ड देने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में गुणा भाग होता रहता है, कभी कभार सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। गहलोत ने कहा कि मैं जहां भी रहूंगा वहां से मैं राजस्थान की, मेरी मातृभूमि की सेवा करता रहूंगा। कई बार तो मजाक बन जाती है, समिट हो गया, खाली आंकड़े बताने के लिए समिट के बाद में एमओयू साइन होते हैं। इस बार हमने थीम दी है कमिटेड और डिलीवर्ड। पहले हम लोगों ने एमओयू साइन करा दिए हैं, एमओयू या LOI, और आधार बना के चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये जो थीम मैंने बनाई है, रखी है, और इस प्रोग्राम में 3000 लोग डेलीगेट हैं, देश विदेश के हैं, वो भाग लेंगे। और अभी तक आप देखिए 4193 MOU और LOI साइन, 4193, और लगभग 11 लाख करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट आने की संभावना रहेगी। संभावना इसलिए कह रहा हूँ, 11 लाख करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट आने की संभावना रहेगी। संभावना या अन्य राज्यों के अंदर मुझसे जहाँ 15, 20, 25 दिसंबर लोग मुझसे से रिस्पॉन्स पाते हैं। हमने जो MOU और LOI साइन कराए हैं पहले, हमारी सोच ये है कि जो हमने नीति बनाई है, MSME की हो या फूड एग्रो प्रोसेसिंग की हो, जो भी नीति बनाई है, उन सबका लाभ टाइम पे मिल जाएगा। टाइम बाउंड अगर मान लो स्वीकृति मिले, वन स्टॉप शॉप जो नाम दिया गया है सिंगल विंडो की तरह, उसमें स्वीकृति जारी हो जाए तो छूट दी गई है कि मान लीजिए 9% इंटरेस्ट लगता है लोन में, 8% मान लो सरकार देगी। तो ऐसी जो योजनाएं हैं, तीसरा जो MSME जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही 19 का, उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। बड़े उद्योगों के लिए चाहे वो सोलर में आए चाहे कृषि में आए, उनके लिए हम लोगों ने जो MOU साइन किए हैं, दिल्ली में भी करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन किए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप MOU साइन करो, और मेरे ख्याल से
उसके कारण से 40% जो है 40% से करते तो आपके 20% तो इन्वेस्टमेंट और 40% जो नंबर है उसके अंदर आपको सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट भी हो गया है और इम्प्लीमेंट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और 520 परियोजना तो इम्प्लीमेंट हो गई है 6,114 करोड़ की और 1,160। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम को लेकर आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आईटी प्रोफेशनल यानी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट के लिए जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जैसे हम सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के विशेषज्ञ है, वैसे हमारा एक पड़ोसी इंटरनेशनल टेररिस्ट के विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा, ये वर्षों से चल रहा है कि हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए और उन्हें यह समझाना होगा कि आतंकवाद को राजनीति के साथ नहीं मिलाया जा सकता है। आतंकवाद है। आज इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। आतंकवाद के प्रहार और आक्रमण प्रतिक्रियाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश को निशाना बनाया जाता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मैं कहूंगा कि ये भी कूटनीति का एक उदाहरण है। वैश्विक परिस्थिति को लेकर एस जयशंकर ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया बहुत अधिक जागरूक है। पहले दूसरे देश सोचते थे कि अगर ये कहीं और हो रहा है तो उन्हें परेशान क्यों होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्थिति पूरी तरह बदल गई है, लेकिन दुनिया अब आतंक के प्रति कम सहिष्णु है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया अब पहले की तरह आंख मूंद कर नहीं बैठी, बल्कि जागरूक हो रही है। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर सवाल उठता रहता है। आतंकवाद की इन्हीं घटनाओं के चलते ही पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। वहीं अमेरिका से लेकर फ्रांस तक इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखते हैं, जो कि पाकिस्तान और वहां के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुलकर भारत का समर्थन करते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं और अन्य राजनीतिक दल चुप है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह सिर्फ लल्लन सिंह ने सवाल किया कि इस यात्रा के प्रचार प्रसार पर खर्च के लिए धन कहां से आ रहा है। सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि प्रचार प्रसार पर नकदी खर्च हो रही है। उन्होंने आयकर, ईडी और सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाया। पूछा है कि ये एजेंसियां पीके के मामले सुस्त क्यों है। जवाब भी स्वयं दिया, भाजपा के एजेंडे पर पदयात्रा हो रही है, धन भी भाजपा उपलब्ध करा रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी तो उन्हीं की है, इसलिए धन के एक स्रोत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव पर ही नजर रखती है। वही प्रशांत किशोर जब ललन के आरोपों पर सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत किशोर बता रहे थे कि वे अपनी यात्रा में देखेंगे कि बीते 30 से 35 वर्षों में राज्य का कितना विकास हुआ है। ललन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का कितना विकास हुआ है और ललन ने कहा कि यह बच्चा जानता है, इसके लिए राज्य सरकार को प्रशांत किशोर के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर बताए कि 30 से 35 वर्षों में वे कितने दिन बिहार में रहे, वे भला बिहार को क्या समझेंगे। करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में वो। फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब न। बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जहाँ पे बिहार पहले खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा हुआ। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है।
वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दें। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है सीबीआई? कहां है ईडी? तो ये स्रोत जहां से है उसी के नियंत्रण में है सीबीआई ईडी। और वो भी हमको जरा पता लगा लीजिए आप लोग, जो फुल पेज का कवर पेज का जो विज्ञापन दिया गया है अखबारों को, उसका भुगतान नगद राशि में किया गया है। किसी ने हमको बताया, समाचार पत्रों वाले में से ही किसी ने बताया कि वो नगद भुगतान किया गया। कहां से नगद पैसा इतना आ रहा है? तो ये सीबीआई और ईडी खाली तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू जी के लिए है और विपक्षी नेताओं के लिए है। यात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में? वो बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब ना बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील, यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक बाद रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा आरसीएस चेयरमैन व कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का 12वीं रोड चौराहे पर पुतला फूकने की ही वाले थी कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे लेकर भाग गए। इससे एक बारगी तो माहौल गर्मा गया है और बाद में एक लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर प्रतीकात्मक रूप से पुतला जलाकर नारेबाजी की गई। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में पिछले 3 दिन से लीजेंड क्रिकेट कप का आयोजन हो रहा है। इस मैच में के लिए फ्री पास भी दिए गए, लेकिन ये पास केवल कांग्रेस विधायक कांग्रेस जिलाध्यक्ष को दिए गए। इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने कहा कि फ्री पास के नाम पर राजनीति की जा रही है, केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पास दिए जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा सभी जनप्रतिनिधियों को समान रूप से पास वितरित किए जाए, ये ओछी राजनीति है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से जांच की मांग की चुकी है और जोधपुर में मिलकर कार्यक्रम में आयोजन की स्वस्थ परंपरा रही है। उन्होंने
कहा कि स्टेडियम में पानी की बोतल 100 रुपए और कचौरी 60 रुपए में मिलेगी तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन शुरू से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रहा है। जोशी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला लेकर भाग गए, जो निंदनीय है। इस अवसर पर महापौर वनिता शेठ, संगीता सोलंकी, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, डॉक्टर कर्णिसी खींची, उप महापौर किशन लड्डा और प्रतिपक्ष लक्ष्मीनारायण सोलंकी और भाजयुमो जिलाध्यक्ष गौरव जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ताओं मौजूद थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश का प्रदर्शन मिला जुला दिख रहा है। एक तरफ जहां बड़े शहरों में शामिल देहरादून व काशीपुर ने अपने प्रदर्शन में सुधार कर लंबी छलांग लगाई है, वहीं हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी व रुकड़ी जैसे शहरों की स्वच्छता व्यवस्था ने बेहद निराश किया है। ये शहर अपनी पिछली रैंकिंग से काफी नीचे फिसल गए हैं। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में देहरादून देश के 382 शहरों में 69 के स्थान पर है और वहीं 2021 की बात करें तो देहरादून का स्थान 22वां था। राष्ट्रीय रैंक में 304वें नंबर पर खड़े काशीपुर को अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस शहर में अपनी रैंकिंग में 35 अंकों की छलांग लगाकर उम्मीद जरूर जगाई है। देहरादून के अलावा प्रदेश का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रतियोगिता में 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड को 14 राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। हालांकि पिछली दफा 10 पहाड़ी राज्यों के हिसाब से तय की गई रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर था। जिले में सैकड़ों निवेशकों के करीब 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने फरार हुई अपेक्षा ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर मुरली मनोहर नामदेव ने आज कोटा के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद एसआईटी की टीम कोर्ट पहुंची और आरोपी डायरेक्टर मुरली मनोहर नामदेव को हिरासत में मिला और पिछले दिनों आरोपी डायरेक्टर मुरली मनोहर नामदेव और साथी डायरेक्टर हरिओम सुमन के खिलाफ कोटा पुलिस ने 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित किया था। एसआईटी की टीमें आरोपी मुरली मनोहर नामदेव और हरिओम सुमन की तलाश में थी। इस बीच आज आरोपी डायरेक्टर मुरली मनोहर नामदेव ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर की सूचना पर एसआईटी की टीम पहुंची और आरोपी मुरली मनोहर डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया। फिलहाल एसआईटी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। रातों रात भाग निकली अपेक्षा ग्रुप कंपनी। पैसा दुगुना करने के लालच में अपेक्षा ग्रुप ने 200 करोड़ की महाठगी की और फिर कंपनी रातों रात भाग निकली। कोटा शहर में अब विभिन्न थाना इलाकों में 69 और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इस कंपनी ने कोटा संभाग में 2500 निवेशकों के साथ करीब 200 करोड़ की ठगी की। ठगी की वारदात के एसआईटी का भी गठन किया गया था। इस मामले में 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी अमर सिंह ने निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी टीम इस प्रकार की जांच कर रही है। इसमें अपेक्षा ग्रुप से संबंधित मामले में अभी 6 अभियुक्त, जिसमें सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव था, उसके अलावा अन्य 6 लोग पुलिस अभिरक्षा में चल रहे थे, जिनसे अनुसंधान जारी था और इस अनुसंधान के दौरान काफ़ी रिकॉर्ड जो है वो जब्त किया गया है। और देर रात्रि कल 2 अभियुक्त जो डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक सूर्यकांत गुप्ता जो इसमें मुख्य भूमिका में डायरेक्टर के रूप में था और अपेक्षा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उपाध्यक्ष था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये देवासी सिटी कोटा का निवासी है। दूसरी गिरफ्तारी इसमें दिनेश चंद्र गुप्ता की गई है, जो 12 का निवासी है, जो भी डायरेक्टर के रूप में सक्रिय था। अब तक इसमें पूरे मामले कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? अब तक इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से आज 8 हमारे पास हैं। इनको आज न्यायालय में पेश किया। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे के दईखेड़ा गांव के गायब हुए बच्चे को उसके रिश्ते के चाचा ने ही चोरी किया था। चाचा 3.5 माह के बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचना चाहता था। इसके लिए उसने दंपति से सौदा भी कर लिया था, लेकिन चोरी का बच्चा होने के बाद पता लगने पर दंपति ने बच्चा लेने से मना कर दिया। डीआईजी सलभ माथुर ने बताया कि ग्राम
गई खेड़ा निवासी कल्लू सिंह ने घर में मुख्य दरवाजा नहीं है। शुक्रवार रात कल्लू सिंह की पत्नी आरती 3.5 माह के बेटे भानु के साथ आंगन में सो रही थी। कल्लू व 4 अन्य बच्चे भी पास ही सोए हुए थे। रात करीब 2 बजे कल्लू जागा तो उसने देखा कि भानु चारपाई पर नहीं है। उसने आरती को जगाया। पति पत्नी के शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए। कल्लू सिंह ने यूपी 112 पर सूचना दी। पुलिस भी रात में ही बच्चे की तलाश में जुट गई। कल्लू ने अपने ही गांव निवासी नीटू पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। बताया कि नीटू मझोला थाना की एकता कॉलोनी में रहता है। घटना के दिन आरोपित गांव में देखा गया था, लेकिन गांव से अचानक गायब हो गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता लगा कि नीटू के पड़ोस में उसका दोस्त धनपाल निवासी ग्राम बेहटा और संभल भी किराए पर रहता है। इस क्षेत्र में किराए पर रहने वाले शिशुपाल उर्फ पंडित निवासी ग्राम इदखेड़ा थाना उधेती बदायूं का भी आना जाना है। उसने नीटू और धनपाल से नवजात शिशु की मांग की थी। ये खो गया था 1 बजे रात के। कुछ पता है कौन ले गया था? पता है, कौन ले गया? नीटू ले गए थे हमारे गांव के। पुलिस ने इतनी जल्दी इसको बरामद कर लिया, क्या कहना है? पुलिस ने इसने बरामद करके दिया। उन्हें धन्यवाद कहना है मुझे। कितने महीने का है ये महीने का 3.5 महीने का है। कैसे खो गया था? चोरी कैसे हो गया? सोता हुआ पकड़ा गया था, उठा लिया था। अच्छा, सोते हुए। नीटू कौन है आपके, क्या रिश्तेदारी है? बस मोहल्ला पड़ोस के देवर लगते हैं वो। क्या कोई उनसे लड़ाई वगैरह दुश्मनी कुछ नहीं थी हमारी। खुश हैं आप, बच्चा मिल गया? हाँ मैं खुश हूँ, अब बच्चा मिल गया है। तो जी, घटना का खुलासा जैसे कि आप 12 घंटे के अंदर हम लोग के द्वारा एक घटना का खुलासा कर लिया गया है और 12 घंटे में ही ये चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए। यहाँ करीबन सुबह आज 4 बजे ये सूचना मिली 1 अक्टूबर को कि एक परिवार द्वारा सूचना दी गई कि उनका 4 माह का जो शिशु है वो गायब है। इसके ऊपर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण किया गया है। घर वालों के द्वारा जो शक जाहिर किया गया और वहाँ पर जो हम लोग की एविडेंसेस हैं और वहाँ पे जो साक्षियों से पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के हम लोगों ने क्लोज किया। जो व्यक्ति क्लोज किया वो उन दंपत्ति का ही रिश्तेदार है, दूर का। बेसिकली वो मझोला थाना क्षेत्र में रहता है और कल यहाँ पर देखा गया था। अपराध को कबूल करते हुए बताया कि उसके साथ 3 लोगों और थे, यानी टोटल 4 लोगों के द्वारा एक घटना कारित की गई है और कल रात में उन्होंने 1 बजे के आसपास, यानी कि आज भोर जो है लगभग 1 बजे के आसपास जो है उन्होंने बच्चे को घर के बाहर से बरामदे में सो रहा था वहाँ से उठाया था। उनको ये पता था कि बच्चा बाहर ही सोता है अपने परिवार के साथ में। शुरुआती पूछताछ के अंदर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये बच्चे को एक निसंतान दंपत्ति को देने का वादा किया था और इसके लिए 1.5 लाख रुपए के अंदर ये सौदा तय हुआ था। लेकिन जब उस दंपत्ति को ये पता लगा कि ये बच्चा इस तरीके से चोरी से लाया गया है तो उन्होंने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। और अभी उस दंपत्ति के बारे में भी हम लोग को क्लू मिले हैं कि वो दंपत्ति कौन है, उसको भी हम लोग कोशिश करके जल्दी ट्रेस आउट करेंगे। और इन चारों के कबूलनामे के साथ साथ जो पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई इससे परिवार भी काफ़ी संतुष्ट है और मेरे द्वारा समस्त टीम को 50,000 रुपये का कैश रिवार्ड और प्रशस्ति पत्र दिया था। कोलकाता समेत बंगाल के विभिन्न जिलों में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के समय पूजा पंडाल जरूर खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुक रही है वहां पूजा दर्शनार्थियों का हुजूम ऊपर पड़ा है। दरअसल बात यह है कि लोग दुर्गा पूजा में घूमने का मजा खोना नहीं चाहते, इसलिए बारिश में भी घूमने को तैयार है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लोग पिछले 2 साल ठीक से घूम नहीं पाए और 2020 में तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आखिरी वक्त में पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। पिछले साल भी कोरोना का असर था, इसलिए बहुत से लोग घूम नहीं पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, इसलिए बड़े बच्चे और सभी कमर कसकर तैयार है। पिछले 2 साल बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कोलकाता व विभिन्न जिलों में बेहद बड़े व आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं, जिन्हें देखने का मौका लोग गंवाना नहीं चाहते। इसलिए बारिश में छाता लेकर निकल पड़े हैं। महासप्तमी के बाद महाअष्टमी के दिन भी कोलकाता व विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ कम नहीं है। हम लोग का आज जो थीम है तो हम लोग ये सोनार बांग्ला बनाया, जैसे हम लोग इस शहर के बताने चाहता है जे हम लोग ये दिखाने के लिए एक धान खेत हो व एक खाल पुकुरो ये सरस्वती का वैसे
जैसे ग्राम में होता है उनको हम लेके चलाया शहर में, ये दिखाने के लिए शहर वालों को, जो आप लोग देखिए, जो आप बुझिए, जो हम क्या करना चाहते हैं। जो ग्राम में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो हम इस थीम को ऐसे ही उठा के ले आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑडियो लीक होने की घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से लिहाज से सरकार ने संघीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक तब तक नहीं हुई जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि अंदर बैठे कैबिनेट सदस्यों के पास मोबाइल फोन तो नहीं है। सत्ता के गलियारों में कई ऑडियो लीक होने के बाद सरकार ने यह कदम आगे सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाया था। बैठक में ऑडियो लीक के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई और मामले की गहन जांच करने के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के फैसले का समर्थन किया। बुधवार को एनसीसी ने ऑडियो लीक की जांच के लिए एक निकाय के गठन को मंजूरी दी थी। एक दिन पहले पीएम हाउस में एक नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई थी, जिसके तहत स्टाफ सदस्य और एक अधिकारी को अपना मोबाइल फोन भवन के अंदर ले जाने से रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री शरीफ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में विवादास्पद ऑडियो लीक को एक गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया था। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति मामले की जांच करेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना, ये अद्भुत। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास। The Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in. ब्रेक बाद रुक करते आगे की खबरों पर। भारत ने कनाडा के ओंटारियो राज्य में भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की निंदा की है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की थी। ब्रैम्पटन शहर के इस पार्क को पहले टॉयर्स पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर भगवद गीता पार्क कर दिया गया और 28 सितंबर को अनावरण किया गया। रविवार को उपद्रवियों ने पार्क का साइन बोर्ड तोड़ दिया था। ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी घटना की पुष्टि की है। ब्राउन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हम जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाएंगे, पुलिस आगे की जांच करेगी, हम जल्द से जल्द साइन को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ओटावा में भारतीय उच्च योग ने एक ट्वीट में कहा कि हम ब्रैम्पटन में श्री भगवद गीता पार्क में हेट क्राइम की निंदा करते हैं, साथ ही कनाडा के अधिकारियों और जांच करने और अपराधियों पर जल्द से जल्द एक्शन की अपील करते हैं। कनाडा भारतीय मूल के 16 लाख लोगों और नॉन रेजिडेंशियल इंडियन NRI का घर है। इस साल यहां 2 हिंदू मंदिरों पर हमला हो चुका है।
ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन और हिंसा जारी है। रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 92 हो गया और प्रदर्शन 16 सितंबर को तब शुरू हुआ जब 13 सितंबर को 22 साल की स्टूडेंट मासा अमीनी को हिजाब न पहनने के लिए मोरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 16 सितंबर को उनका शव परिवार को सौंप दिया। शनिवार को विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 17 साल की निका सकमरामी पी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उन्हें परिवार को बुलाकर शव सौंपा। निका की नाक काट दी गई थी और सिर पर 29 घाव थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब विरोधी प्रदर्शन 164 शहरों तक पहुंच चुके हैं। इनका असर 31 राज्यों में देखा जा रहा है और मासा की मौत के बाद अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की मुश्किल यह है कि वो जितना विरोध दबाने की कोशिश कर रही है उतना ही तेजी से फैल रहा है। 17 साल के निका सकरामी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों की धमकी दी है कि अगर उन्होंने विरोध नहीं छोड़ा तो उनके नतीजे भुगतने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निका को तेहरान के एक बाजार में मोरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ नारेबाजी कर रही थी। इसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकली। फरारी के दौरान ही निका ने अपने एक दोस्त को फोन कर बताया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। निका के परिवार को उनकी फिक्र हुई। उन्होंने तेहरान के हर जेल, डिटेंशन सेंटर, पुलिस स्टेशन और पब्लिक पैलेस पर उन्हें खोजा। उन्हें निका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। कहा जाता है कि शनिवार को पुलिस ने निका के परिवार को बुलाया और उनकी मौत की जानकारी दी। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वर्कर्स पार्टी के लुला डा सिल्वा और सोशल बिरवल पार्टी और ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोलोसनारो के बीच मुकाबला है और करीब हर सर्वे में बोलोसनारो की हार का अंदेशा जताया जा रहा है। शनिवार यानी 1 अक्टूबर के आखिरी पोल में बोलोसनारो को 39 जबकि उनके प्रतिद्वंदी लुला डा सिल्वा को 56% वोट मिलने की संभावना जताई गई थी। ये अंगत और बढ़ सकता है। हार की आशंका से बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को नहीं माना था वैसे ही वो भी करेंगे। इसके बाद 22 करोड़ की आबादी वाला ब्राजील छावनी में तब्दील हो गया। नतीजे के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ा और दरअसल पहले राउंड में 50% वोट हासिल करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो टॉप पर आए 2 कैंडिडेट्स के लिए फिर वोटिंग होती है। लिहाजा अंतिम नतीजे में वक्त लग सकता है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक हत्या नहीं ले जाने के आदेशों के बावजूद कई जगह बोल्सोनारो समर्थक खुलेआम हथियारों के साथ घूमकर वोटरों को धमकाने में लगे हुए हैं। बोल्सोनारो ने अपनी 4 साल के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के दौरान ट्रंप का रास्ता ही अपनाया। ट्रंप ने चुनावों में हार के बाद वोटिंग फ्रॉड का मामला उछाला था। बोल्सोनारो वोटिंग से पहले ही फ्रॉड के मुद्दे को उछालकर समर्थकों को भड़का रहे थे। उनका कहना है कि इलेक्शन कमेटी के अफसर लुला के समर्थन है और लुला के साथ साजिश रचकर उन्होंने वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी कर दी है। ब्राजील में 1959 में ईवीएम से वोटिंग होती आ रही है, लेकिन अभी भी वोटिंग मशीनों को लेकर शक नहीं जताया गया। रूस यूक्रेन में युद्ध हर रोज नए घटनाक्रमों को जन्म दे रहा है। रूस द्वारा तेज किए गए हमलों के बाद अब यूक्रेन ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रविवार को लाइमेन के पूर्वी लॉजिस्टिक का हब पर पूर्व नियंत्रण पाने का दावा किया। रूस से जंग में कुछ हफ्तों से पिछड़ रहे यूक्रेन के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बड़ा झटका उस समय लगा जब यूक्रेन ने लॉजिस्टिक हब को वापस पाया। रूस के लिए यह क्षेत्र जमीनी संपर्क बनाने के लिए बहुत ही अहम केंद्र था। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार शहर पर लहराते यूक्रेन के झंडे यह दर्शाते हैं कि यूक्रेन रूसी सेना को हटाने में सक्षम है और उसने दिखाया कि यूक्रेन के उन्नत पश्चिमी हथियारों की तैनाती पुतिन की सेवा पर भारी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को कहा कि देश के सैनिकों की सफलता लाइमेन पर फिर से कब्जा करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना ने खेरसोन क्षेत्र के अरखान हेल्स के
और मायरोली यूबिका बस्तियों को भी मुक्त कर दिया। यूक्रेन की इंटरफैक्ट एजेंसी ने बताया कि यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के एक छोटे से गांव टॉर्स्के पर फिर से कब्जा कर लिया, जो अब मुक्त हुए लाइमेन से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व में है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि वे घेराबंदी के खतरे को भांपते हुए लाइमेन क्षेत्र के सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। ईरान में 22 साल की युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद सितंबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें लगातार देखने को मिल रही है। शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 19 लोगों की मौत हो गई थी। आए सोड़ती बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? It will be there tomorrow. Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है, इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। इसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब, ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, खो Rapido। ब्रेक बाद रुक करते आगे की खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शनिवार को एक बयान में कहा, महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकता है। बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दिवंगत शांति दूत के परिवार और पाकिस्तान की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र देश के पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों में कांगो सरकार को और लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। बयान के अनुसार दक्षिण किवू प्रांत के मिनेम्बे में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस के खिलाफ हमले को अंजाम देने के लिए द्रिवनाहोरेहो और लड़काओं पर संदेह किया जा रहा है। Express in the strongest possible way my total condemnation about the horrific terrorist attack in Kabul. To send my condolences to the families of all those that perished, Afghans, and those that were helping there, the Afghans, and died serving the lives of others. I have also asked my special representative to convey directly to Kabul my deep condolences to the Afghan people.
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात से सहमत है कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं खड़गे जी से सहमत हूं कि कांग्रेस में सभी लोगों को एक दूसरे की बजाय भाजपा से मुकाबला करना चाहिए। हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, हमारे बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं है। 17 अक्टूबर को होने वाला चुनाव हमारे मतदान सहयोगियों के इस बात पर निर्भर है कि कैसे वे इसे सबसे प्रभावी ढंग से संपन्न करते हैं। वहीं शशि थरूर ने G23 के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि G23 कुछ नहीं है बल्कि यह मीडिया के द्वारा सृजन किया गया शब्द है। इससे किसी कांग्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बातें बेवजह फैलाई जाती है। बता दें कि थरूर ने रविवार को कहा था कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है, क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसी तरह से दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी। उनकी इस टिप्पणी पर खड़गे ने कहा था कि उन्हें और थरूर को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ मिलकर लड़ना है। खड़गे का यह भी कहना था कि उन्हें और थरूर को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ मिलकर काम करना है। First of all, there is no G23 group. Let me stress, there never was. It was a media idea. This whole, as far as I can tell you, a couple of senior leaders wrote a letter. They invited a large number of people to support them. They told me that by phone they had contacted over 100 people who had expressed support. It so happened the COVID lockdown was on in 2020, and at that time only 23 people were available in Delhi to sign it. So that's why 23 signed it. It could have been 100, it could have been less, could have been more. These are the people who were available. कोटा दशहरा मेला में झूलों और दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला फिर सामने आया। मेले में आपराधिक तत्वों द्वारा व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका जताते हुए बीजेपी नेताओं ने सोमवार को नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर मेला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मामले में कार्यवाही की मांग की गई। भाजपा नेता खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि मेले में झूलों के आवंटन की जगह पर अवैध रूप से कब्जा कर झूले लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम आवंटन हुए हैं उनकी जगह दूसरे लोग झूला लगा रहे हैं। इसी तरह दुकानों के आवंटन में भी गड़बड़ सुझा रही है और दूसरे लोग कब्जा कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निगम के भी कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के दल ने आरोप लगाया कि मेले में असामाजिक तत्व व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं और इस संबंध में पहले भी ज्ञापन दिया गया चुका था, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही कोई जांच करवाई गई है। इसे लेकर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर मेलाधिकारी गजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों की रसीद कटी हुई है उन्हें अभी तक दुकान आवंटित नहीं हुई। मेला अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया, मेले में आने वाले हर दुकानदार का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, उसके बाद ही आवंटन किया जा रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व मेले में ना सके इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं फुटकर विक्रेताओं को रावण दहन के बाद जगह दी जाएगी। को दुकानें नहीं दी गई, उनके पास रसीदें होते हुए भी, और जिन लोगों ने यहाँ अतिक्रमण कर लिए, जिनके स्थानों पर अतिक्रमण हो गए भ्रष्टाचार के तहत, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करके और हमने गजेंद्र सिंह आयुक्त महिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम दशहरे के दूसरे दिन पूरा आवंटन पूरा कर देंगे, पारदर्शिता से किए करेंगे। जो इनको भ्रष्टाचार हुई है उसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है। हमने लिखित में उनको मेमोरेंडम दिया है, जो भ्रष्टाचार हुआ उसको रोक लगाएं और जो आपराधिक भूमि के लोग कोटा में घुसे हैं, कोटा की शांति व्यवस्था बनी रहे, उनको ID लगवाएं, उनका आधार के आधार पर उनको चेक किया जाए। प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनका ज्ञापन मूलतः दुकानों के आवंटन, झूले के आवंटन और मेला मैदान में अनाधिकृत और प्रतिबंधित किस्म के लोगों को रोकने से संबंधित है। जिला प्रशासन के सहयोग, पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम प्रशासन इस चीज़ के लिए पूर्ण कटिबद्ध है कि मेला पूर्ण शांति और सुरक्षा के साथ संपादित हो, और उसके लिए एक व्यक्ति की पुलिस रिपोर्ट चेक की जा रही है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कोई भी दुकानदार अनाधिकृत रूप से मेला ग्राउंड में नहीं रहेगा, सुनिश्चित किया जा रहा है।
जो पिछली बैठक हुई थी मेला समिति की, उसमें निर्णय लिया गया है कि एक एक दुकान का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब से मुझे भी 12 साल हो गए शहर में नौकरी करते हुए, आज तक मैंने दुकानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होते हुए न तो। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहे राष्ट्रपति के साथ। नमस्कार।